दोस्तों, दिसंबर 1990 के दौरान ऑस्ट्रेलिया का एक निवासी हिमालय पर्वत के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारने निकल पड़ा। लेकिन ये व्यक्ति नहीं जानता था कि हिमालय केवल खूबसूरत ही नहीं बल्कि बड़ा ही बेरहम भी है। ये ऊंचे पर्वत आपको अपने आगोश में पूरी तरह से समा सकते हैं और उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो हिमालय पर्वत के मध्य में तो पहुंच गया, किंतु इस पर्वत ने उसे वापस नहीं आने दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो अपने आप में अविश्वसनीय था। उस व्यक्ति का सामना कभी एक येती यानी हिममानव से हो गया तो कभी उसको बचाने गया हेलीकॉप्टर बिल्कुल उसके पास से ही गुजर गया। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते जाइए और एक खौफनाक एवं सच्ची कहानी के साथ अपना समय बिताइए। दोस्तों, जेम्स स्कॉट जो कि ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल छात्र था, वर्ष 1990 में नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक अस्पताल को पत्र लिखता है। इस पत्र में जेम्स स्कॉट ने लिखा था कि वो काठमांडू के अस्पताल में अपनी डॉक्टरी सेवाएं देना चाहता है। असल में जेम्स का एक काफ़ी बुरा अनुभव नेपाल से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि एक बार बचपन में अपने माता पिता के साथ नेपाल आए थे। उस दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई और नेपाल में उन्हें अच्छा इलाज नहीं मिल पाया, जिस कारण जेम्स और उसके माता पिता को वापस ऑस्ट्रेलिया लौटना पड़ा। जब बड़े होने पर जेम्स अपनी डॉक्टरी पढ़ाई पूरी करते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें नेपाल में जाकर वहाँ के लोगों को बेहतर इलाज देना चाहिए। यानी जेम्स काफ़ी अच्छी सोच के इंसान थे। खैर, जब काठमांडू के अस्पताल को जेम्स का लिखा पत्र मिला कि एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर उनके अस्पताल में सेवा देने को इच्छुक है, तो अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए तुरंत हामी भर दी और इसके बाद जेम्स काठमांडू की ओर रवाना हो गए। काठमांडू में रहते हुए जेम्स न सिर्फ अस्पताल में मरीजों की देखरेख करते बल्कि वो नेपाल के पहाड़ों की सुंदरता पर भी मोहित हो गए। हालांकि अपनी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जेम्स को एक लड़की से प्यार भी हो गया था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए जेम्स ने उस लड़की से वायदा किया कि वो थोड़ा समय नेपाल में बिताकर वापस आएगा और उससे शादी कर लेगा। किंतु नेपाल में आने के बाद यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती ने जेम्स को पूरी तरह से खुद से बांध लिया। जेम्स शारीरिक रूप से फिट थे, वो कराटे की कला में माहिर थे, साथ ही उन्होंने कई साइकिल रेस चैंपियनशिप भी जीती थी। इसलिए नेपाल के पहाड़ों पर चढ़ाई करना जेम्स को अधिक कठिन नहीं लगता था। वो सप्ताह में कम से कम एक दिन ऊंचे पर्वतों पर साहसिक चढ़ाई करने लगे। इस दौरान उनके कुछ दोस्त भी बन गए, जिनमें से एक थे टिम, जो खुद भी ऑस्ट्रेलिया से ही थे। जेम्स और टिम दोनों ही लगातार हिमालय के पहाड़ों के सौंदर्य के साथ अपना समय बिताने लगे। उन्होंने एक साथ जोमसोम ट्रेल पर चढ़ाई की, जो कि नेपाल का एक लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्ग है। हालांकि ट्रैकिंग मार्ग मुश्किल नहीं है, इसलिए हर साल इसे हजारों लोग सफलतापूर्वक पार करते हैं। अगले कुछ सप्ताह में कुछ और ट्रैकिंग मार्ग पार करने के बाद जेम्स और टिम ने अपनी नज़र गोसाई कुंड ट्रैक पर जमाई, जिसे एक कठिन मार्ग माना जाता है। और जो सबसे गलत काम उन दोनों ने किया वो ये कि वो लोग इस मार्ग से दिसंबर माह के अंतिम दिनों में गुजरने वाले थे। ये समय हिमालय पर्वत पर भारी बर्फबारी का समय माना जाता है। हालांकि उस वर्ष यानी 1990 में दिसंबर के अंत तक हिमालय के अधिकांश हिस्सों पर बर्फबारी शुरू नहीं हुई थी। दोस्तों, 21 दिसंबर वर्ष 1990 को जेम्स एवं टिम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अगले ही रोज यानी 22 दिसंबर को ट्रैकिंग करते हुए उन्हें एक अन्य व्यक्ति भी मिला, जिसका नाम मार्क फुलटन था। मार्क अकेले ही गोसाई कुंड ट्रैक पर ट्रैकिंग कर रहे थे, इसलिए मार्क भी अब जेम्स एवं टिम के साथ ही हो लिए। हालांकि उसी रोज दुर्भाग्य से टिम के पैर में मोच आ गई, जिस कारण उसने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और टिम ट्रैकिंग करके वापस लौट रहे एक जर्मन दल के साथ नीचे उतर आए। यानी 2 से 3 हुए ये लोग फिर से 3 से 2 हो गए। जर्मन दल ने टेम्स और मार्क को बताया कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है और ट्रैकिंग पर ऊपर पहुंचने के बाद अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। इसलिए टेम्स एवं मार्क दोनों ही काफ़ी उत्साह एवं तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए ये लोग समुद्र तल से लगभग 9,800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए और वहां विश्राम करने के लिए उन्होंने अपना शिविर बनाया। जब वो सुबह उठकर अपने शिविर से बाहर आए तो उन्हें पता चला कि रात में हल्की बर्फबारी हुई थी, किंतु आसमान बादलों से रहित एवं साफ था। इसलिए बिना देरी किए उन लोगों ने आगे बढ़ना तय किया। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती गई परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई और आसमान काले बादलों से भर गया। पहले थोड़ी सी वर्षा हुई और उसके बाद हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। टेम्स और उसके साथी मार्क ने थोड़ी देर रुकने का फैसला किया। उन्होंने मौसम की भविष्यवाणी रेडियो पर सुनी थी, जिसके अनुसार अगले 1 सप्ताह तक तेज बर्फबारी होने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन कहा जाता है कि पहाड़ों का मौसम बड़ा बेईमान होता है। यहाँ किस पल में मौसम किस मूड में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे शाम ढलने लगी
तेज तूफान के साथ भीषण बर्फबारी शुरू हो गई। बर्फ इतनी तेजी से गिरने लगी कि जेम्स एवं मार्क कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। अगले 1 घंटे में ही जमीन पर 5 इंच मोटी बर्फ की चादर बिछ गई, जिस वजह से जिस रास्ते पर ये दोनों ही दोस्त आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता भी दिखाई नहीं दे पा रहा था। ऐसे में जेम्स ने सोचा कि उन्हें वापस नीचे की ओर लौट जाना चाहिए, किंतु मार्क ऐसा नहीं सोच रहा था। उसका कहना था कि वो लोग लगभग इस ट्रैक के शीर्ष पर हैं और इस ट्रैक पर आगे बढ़ने वाला रास्ता दोबारा ढलान में बदलते हुए काठमांडू की ओर जाता है, इसलिए हमें इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। लेकिन जेम्स चाहता था कि उन्होंने जिस ओर से चढ़ाई की थी उसी ओर से वापस नीचे उतरना चाहिए, क्योंकि वो अपने कदमों के निशानों का पीछा करके आसानी से नीचे उतरने का रास्ता खोज सकते हैं। एक दूसरे से सहमत ना होने के कारण हाल ही में दोस्त बने इन दोनों ही लोगों ने अलग अलग दिशाओं में बढ़ने का फैसला लिया। मार्क ट्रैक पर आगे बढ़े और सौभाग्य से आगे बढ़ते हुए वो अगले ही रोज ट्रैक के दूसरे हिस्से से सकुशल नीचे उतर आए। वहीं जेम्स अपने कदमों को खोजते हुए वापस उसी स्थान की ओर जाने लगे जहां से उन लोगों ने चढ़ाई शुरू की थी, और जेम्स का यह फैसला गलत साबित हुआ। भारी बर्फबारी के कारण उनके कदमों के निशान पूरी तरह से मिट चुके थे, जिस कारण जेम्स रास्ता भटक गए और वो हिमालय पर्वत की अनजान डगर की ओर जाने लगे। वो एक घाटी में आगे बढ़े जा रहे थे और लगातार 4 घंटों तक चलने के बाद जेम्स समझ गए कि वो अब खो चुके हैं। ये घाटी काफ़ी संकरी थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर जेम्स को एक जल की धारा दिखाई दी और जेम्स ने इसी धारा के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया, लेकिन वो जलधारा आगे चलकर एक ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरते हुए झरने का रूप ले चुकी थी, यानी अब इस जलधारा का अनुसरण करना संभव नहीं था। जेम्स जान गए कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए वो वापस लौटने लगे। लेकिन बर्फबारी अब भी तेज थी, जिस कारण जेम्स के कदमों के निशान तेजी से मिट रहे थे। यही वजह रही कि हर बार जेम्स गलत रास्ते की ओर पहुंच जाते थे। रात होते होते जेम्स को एक चट्टान की आड़ का आश्रय मिल गया। जेम्स ने अपने सभी कपड़े उतारे और अपने बैग में से तौलिया निकालकर अपने गीले शरीर को पूरी तरह से साफ करके फिर से कपड़े पहन लिए। फिर जेम्स ने अपना स्लीपिंग बैग निकाला और वो उसी बैग के भीतर लेट गए ताकि भयानक सर्दी से बचा जा सके। अगली सुबह जेम्स ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन रात को ही बर्फबारी के कारण उसके पैर चलते समय बर्फ में धंस जाते थे, जिस वजह से जेम्स बेहद धीमी गति से चल पा रहा था। शाम होने तक जेम्स कुछ ही किलोमीटर चल पाया। उस रोज सौभाग्य से जेम्स को एक गुफानुमा आश्रय मिल गया जहां वो अपना शिविर लगा सकते थे। अपने आश्रय में बैठकर जेम्स ने पाया कि उसके पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे और आज के दिन सर्दी भी कल की तुलना में काफ़ी अधिक थी। जेम्स जान गया कि यदि वो इसी तरह से बर्फ़ में भटकता रहा तो उसके पैर खराब हो जाएंगे। असल में अधिक ठंड में खून जम जाने के कारण जब लंबे समय तक हमारे शरीर के किसी अंग को ऑक्सीजन ना मिले तो वो अंग खराब हो जाता है और उसे काटना पड़ता है। यानी अब जेम्स के पास अपने इसी आशियाने में पड़े रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोस्तों, 29 दिसंबर यानी जब जेम्स को हिमालय पर्वत पर खोए हुए 5 दिन बीत चुके थे तो टिम ने जेम्स की बड़ी बहन जोआन को फोन करके बताया कि जेम्स खो गया है। ये खबर सुनकर जाहिर तौर पर जोआन बुरी तरह से घबरा गई। जोआन के पति ऑस्ट्रेलिया के विदेश विभाग में कार्यरत थे, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा नेपाल सरकार के पास संपर्क करके जेम्स को ढूंढने का अभियान चलवाने को कहा। नेपाल ने भी एक विदेशी डॉक्टर के अपने देश में लापता हो जाने के मामले को काफी गंभीरता से लिया और तुरंत एक के बाद एक कई खोजी दल जेम्स की खोज को रवाना कर दिए। लेकिन किसी भी खोजी दल को जेम्स को खोज पाने में अगले 10 दिनों तक कोई भी सफलता नहीं मिली। ऐसे में जेम्स की बहन जोआन 7 जनवरी के दिन खुद ही नेपाल जा पहुंची। जब तक जोआन काठमांडू पहुंची तब तक जेम्स को लापता हुए 16 दिनों का लंबा समय बीत चुका था। इस दौरान जेम्स ने कई बार वापस आने की कोशिश भी की, किंतु भारी बर्फबारी, लंबी भूख और अपने थके हुए पैरों से जेम्स आगे बढ़ ही नहीं पाते थे। इसलिए हर दिन थोड़ा बहुत चलने के बाद वो वापस उसी गुफा में लौट आते। जेम्स के पास ना भोजन था, ना आग थी, उसके कपड़े भीग चुके थे, बस वो एक स्लीपिंग बैग में घुसकर अपनी जान बचाए हुए थे। कभी कभार जेम्स ने कुछ पहाड़ी वनस्पतियों को खाने की कोशिश भी की, लेकिन उन सबसे भला भूख कहाँ मिटने वाली थी। धीरे धीरे जेम्स को मति भ्रम होने लगे। कभी उन्हें लगता कि कोई इंसान उन्हें पुकार रहा है तो कभी उन्हें जानवरों की आवाज़ें आती। एक सुबह जेम्स को एक बेहद भयानक चीखने जैसी आवाज़ें सुनाई दी। जेम्स के बैग में हथियार के नाम पर बस एक कैंची थी। जेम्स उसी कैंची को लेकर अपनी गुफा से बाहर आए और आसपास देखने लगे। जेम्स ने देखा कि उसके सामने एक विशाल हिममानव यानी येती खड़ा हुआ है। जेम्स घबरा गए।
कुछ देर बाद वो येती जेम्स की ओर बढ़ा तो जेम्स ने अपने हाथों में पकड़ी कैंची को और भी मजबूती से थाम लिया और जेम्स हमले को तैयार हो गए। जैसे ही वो येती जेम्स के पास आया तो जेम्स ने देखा कि वो येती असल में एक भालू है। उसे मति भ्रम के चलते भालू भी हिम मानव जैसा दिखाई दे रहा था। हालांकि सामने भालू का होना भी कोई कम खतरे की बात नहीं थी, इसलिए मारे डर के जेम्स बुरी तरह से चीखने लगा। जेम्स की चीखों से भालू रुक गया। भालू ने थोड़ी देर जेम्स की ओर देखा और फिर दूसरी दिशा में भाग गया। जहां एक और जेम्स का हर एक दिन बड़ी मुश्किल में गुजर रहा था, वहीं दूसरी ओर जेम्स के बचाव प्रयासों में भी एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। कई अलग अलग बचाव दल हिमालय में घुसे और परिस्थितियों एवं मौसम खराब होने के कारण वापस लौट आए और कुछ बचाव दल तो खुद ही खो गए। धीरे धीरे जेम्स को खोए हुए 21 दिन बीत चुके थे। जेम्स की बहन जोआन अब पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। एक रोज जिस होटल में जोआन ठहरी थी, उस होटल की मालकिन ने उससे कहा कि यहाँ पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो बड़े ही सिद्ध हैं। वो खोए हुए व्यक्तियों के बारे में बता सकते हैं। हालांकि जोआन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती थी, पर उसकी हालत तो मरता क्या ना करता वाली हो चुकी थी। जोआन उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। बौद्ध भिक्षु ने अपने शिष्यों से हिमालय का एक नक्शा लाने को कहा और उस नक्शे पर बौद्ध भिक्षु ने एक त्रिकोणीय निशान बनाया और कहा कि तुम्हारा भाई इसी क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली। जोआन ने आगे पूछा कि क्या वो जिंदा है, तो बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर से आंखें खोली और कहा कि वो तब तक जिंदा है जब तक तुम हिम्मत नहीं हारोगी। तुम्हारी हिम्मत उसके सीने में सांसें बनकर जा रही है। उम्मीद मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे भाई की सांसें थम जाएंगी। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु फिर से ध्यान में चले गए। बौद्ध भिक्षु की बातों से जोआन को बड़ी हिम्मत मिली। उसने नक्शे पर बना वो निशान खोजी दलों को दिखाया और कहा कि उसके भाई को यहाँ ढूंढे जाना चाहिए। हालांकि खोजी दल उस निशान से सहमत नहीं थे, बल्कि उनका कहना था कि यह निशान वाला हिस्सा ट्रैकिंग मार्ग से बेहद दूर है। भला जेम्स उस ओर क्यों जाएंगे? फिर भी जोआन के कहने के बाद एक हेलीकॉप्टर उस ओर भेज दिया गया। अब तक जेम्स को खोए हुए 30 दिन बीत चुके थे। हेलीकॉप्टर उस बौद्ध भिक्षु द्वारा बनाए गए त्रिभुज की ओर पहुंचा और बड़ी अनोखी बात यह थी कि बौद्ध भिक्षु की भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। जेम्स जिस गुफा में अपना बसेरा डाले हुए थे, वो गुफा इसी त्रिभुज वाले इलाके के बिल्कुल बीच में मौजूद थी। जब हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचा तो हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनकर जेम्स अपने आश्रय से बाहर आया। उसने अपना स्लीपिंग बैग हवा में लहराना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे हेलीकॉप्टर दल जेम्स को देख नहीं पाया और हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। हिमालय पर्वत पर जेम्स के लिए ये अब तक के सबसे अधिक निराशाजनक क्षण थे। अब जेम्स को लगा कि अपने साथ मौजूद कैंची को अपने ही गर्दन में दे मारूं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि यदि उसका शव बाद में ढूंढ लिया गया तो उसके परिवार वाले जान जाएंगे कि उसने आत्महत्या की थी और निश्चित तौर पर यह जानना उसके परिवार के लिए बेहद दुखदायी होगा। इसलिए जेम्स वापस अपनी गुफा में लेटकर अपनी प्राकृतिक मौत का ही इंतजार करने लगे। दोस्तों, जब जेम्स की बहन जोआन को पता चला कि जेम्स उस त्रिभुज वाले इलाके में नहीं मिल पाए तो जोआन के लिए भी ये पल उसकी आखिरी उम्मीद टूटने के ही समान थे। हालांकि जोआन की अच्छी दोस्त बन चुकी होटल की मालकिन ने कहा कि उस बौद्ध भिक्षु का कहा कभी झूठ नहीं निकलता। हो सकता है कि तुम्हारा भाई अब कहीं दूसरे स्थान पर भटकते हुए चला गया हो। तुम्हें फिर से उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहिए। बेचारी थकी हारी जोआन वापस से उस भिक्षु के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। भिक्षु ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा कि तुम्हारा भाई अभी भी वहीं है। उसे खोजने वालों को बोलो कि अपनी आंखें खोल कर रखे और दोबारा उस स्थान पर खोजने जाए। किंतु अब खोजी दस्ता वापस उस स्थान पर जाने को समय की बर्बादी मान रहा था, लेकिन जोआन के बार बार आग्रह करने पर आखिरकार 2 फरवरी को फिर से एक हेलीकॉप्टर उसी स्थान पर भेजा गया जहां उस बौद्ध भिक्षु द्वारा त्रिभुज बनाया गया था। तब तक जेम्स को खोए हुए 42 दिन बीत चुके थे। अब जब जेम्स ने एक बार फिर से हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनी तो उस बेचारे ने अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ एक बार फिर से गुफा से बाहर निकलकर अपना स्लीपिंग बैग हवा में लहराना शुरू कर दिया। किंतु अब जेम्स के शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी, इसलिए वो नीचे गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से इस बार बचाव दस्ते की नज़र जेम्स पर पड़ गई। हालांकि उस कठिन स्थान पर हेलीकॉप्टर को उतार पाना संभव नहीं था, इसलिए पायलट ने हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे लेकर जेम्स के चारों ओर कई बार घुमाया ताकि जेम्स समझ जाए कि उसे देखा जा चुका है। उसके बाद हेलीकॉप्टर तेजी से वापस लौट गया। इस बार जेम्स भी समझ चुके थे कि वो नज़र में आ गए हैं,
इसलिए जल्द ही कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। ये सोचकर जेम्स वापस अपनी गुफा में रेंगते हुए जा पहुंचे और किसी इंसानी आवाज़ का इंतजार करने लगे। हेलीकॉप्टर दल ने वापस पहुंचकर सारे खोजी दलों को रेडियो के जरिए जेम्स की लोकेशन के बारे में सूचित कर दिया। तुरंत जेम्स की बहन जोआन को भी सूचित किया गया कि उसके भाई को उसी त्रिभुज वाले इलाके में ढूंढ लिया गया है और उसके भाई जीवित हैं। आज शाम तक हमारे बचाव दल आपके भाई को ले आएंगे। जोआन को यह खबर सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। एक पल के लिए वो खामोश हो गई और अगले ही पल नीचे फर्श पर गिरकर पागलों की तरह रोने लगी। सौभाग्य से एक बचाव दल जेम्स से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर था। इस बचाव दल को कार्ल हैरिसन नामक एक विदेशी खोजी लीड कर रहे थे, जो दुनिया भर में पहाड़ों पर खोए हुए व्यक्तियों को बचाने का कार्य करते थे। हैरिसन को जब पता चला कि जेम्स उनसे कुछ ही किलोमीटर दूरी पर जिंदा है तो एक पल के लिए तो उसे भी यकीन नहीं हुआ कि भला कैसे कोई व्यक्ति 42 दिनों तक बिना भोजन के जीवित रह सकता है। वास्तव में हैरिसन तो जेम्स की बजाय जेम्स के शव की खोजबीन का मन बनाए बैठे थे। लोकेशन पता चलते ही हैरिसन और उनके साथी उत्साह से भर गए एवं वो लगभग बर्फ पर दौड़ते गिरते पड़ते हुए अगले आधे घंटे में ही जेम्स तक जा पहुंचे। और जेम्स अब 40 दिनों से भी अधिक समय के बाद किसी इंसान की आवाज़ सुन रहा था। लोगों की आवाज़ सुनते ही जेम्स चिल्लाने लगे। ऐसे में हैरिसन और उनके साथी तुरंत जेम्स के निकट आ गए। हैरिसन ने जेम्स का स्लीपिंग बैग हटाया और इसके बाद उसने एक अनजान खोए हुए व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। वास्तव में हैरिसन खुद भी जेम्स को खोजते खोजते इतना परेशान हो चुके थे कि जेम्स से मिलकर उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत लिया हो। जेम्स के साथ साथ हैरिसन और उसके साथियों की आंखें भी इस खोज के बाद नम हो गई। हैरिसन ने अपने आंसू पोंछते हुए जेम्स को कहा कि तुम एक सुपर हीरो हो। मैंने कभी इतनी बुरी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को इतने दिनों तक जिंदा रहते हुए नहीं देखा। जेम्स के ठिकाने से थोड़ी ही दूर हेलीकॉप्टर उतारने का स्थान भी ढूंढ लिया गया और जेम्स को एक स्ट्रेचर की मदद से हेलीकॉप्टर पर चढ़ाया गया। इसके बाद जेम्स को सीधा अस्पताल ले जाया गया, जहां वो अपनी बहन जोआन से मिला। दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया मानो वो अनंत काल के बाद मिले हों। अब तक जेम्स बेहद दुबला पतला हो गया था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, शरीर पर कई जख्म भी थे, पैर नीले पड़ चुके थे। लेकिन इतनी खराब स्थिति के बाद भी अंततः जेम्स पूरी तरह से ठीक हो गए। हालांकि जेम्स के 42 दिनों के बाद भी जिंदा बच पाने की घटना बड़ी ही हैरान कर देने वाली थी। लेकिन इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जेम्स कोट को ठीक उसी जगह पर ढूंढा गया जो जगह उस बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई थी। बहरहाल अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो अंत तक वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।